बहुजन नवजागरण और प्रतिरोध के विविध स्वर बहुजन नायक और नायिकाओं की श्रृंखला में आज हम जिस नायक के ऊपर चर्चा करेंगे उनका नाम है शाहूजी महाराज। फूले दंपत्ति के बाद सामाजिक न्याय और समानता की मशाल को यदि किसी ने मजबूती से थामे रखा तो वे थे शाहूजी महाराज। आज उनके जीवन परिचय में कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं के बारे में भी जानेंगे जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं या बिल्कुल भी ना जानते हों, जिसे पढ़कर, जिसे सुनकर ऐसा लगता है कि संविधान लिखते वक्त डॉक्टर अंबेडकर के जहन में शाहूजी महाराज द्वारा किए गए सामाजिक समानता के कार्य कहीं ना कहीं जहन में जरूर रहे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं शाहूजी महाराज के जीवन परिचय की तरफ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकरनामा। शाहूजी महाराज 26 जून 1874 से 6 मई 1922। महज 48 साल के छोटे से जीवन काल में शाहूजी महाराज ने आने वाली भावी पीढ़ी को तैयार कर दिया डॉक्टर अंबेडकर के रूप में। आज बहुत से ऐसे संगठन हैं जो ये दावा करते हैं कि पिछले 48 सालों से वो सामाजिक कार्य को कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कभी किसी एक बच्चे को भी उन्होंने विदेश भेजकर पढ़ाने की जहमत नहीं उठाई। शायद ये सारी बातें उनकी सोच में ही नहीं है। भावी पीढ़ी को किस तरह तैयार किया जाता है वे नहीं जानते। क्या इसके ऊपर सोच विचार नहीं होना चाहिए? सवाल नहीं उठाने चाहिए? शाहूजी महाराज के जीवन परिचय के बारे में पढ़कर बहुत सी ऐसी बातों को हम जानेंगे। चलिए, क्रांतिकारी राजा शाहूजी महाराज ब्राह्मणवादी परंपरा में सबसे महान राज्य राम राज्य और सबसे महान राजा राम हुए हैं, लेकिन इस राम राज्य में लोगों का मूल कर्तव्य वर्ण व्यवस्था का पालन था, यानी शूद्र और अति शूद्र द्विजों की सेवा करेंगे और स्त्रियां पुरुषों की। यदि कोई इसका उल्लंघन करता तो स्वयं राजा राम अपने हाथों से उसकी हत्या कर देते। तो यहां डॉक्टर सिद्धार्थ ने बिना कहे ही शंभूक का उदाहरण जैसे लगता है सामने रख दिया है। इसके बरक्स बहुजन श्रमण परंपरा में ऐसे बहुत राजा हुए हैं जिनका राज्य सचमुच में न्याय और जनता के कल्याण की स्थापना के लिए था और जिन्होंने वर्ण जाति व्यवस्था एवं इस पर आधारित भेदभाव को ध्वस्त करने में अपना जीवन लगा दिया। ऐसे ही राजा शाहूजी महाराज थे। वे एक ऐसे राजा हुए जिन्होंने ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले के सपनों को साकार कर दिया। आने वाली भावी पीढ़ी को तैयार कर डॉक्टर अंबेडकर के रूप में उस मशाल को सौंप दिया, जिसके तहत डॉक्टर अंबेडकर ने उस मशाल के उजाले से हम सभी दमित शोषित लोगों के हजारों साल के लॉकडाउन को खत्म कर हमें घरों से बाहर विद्यालयों तक पहुंचा दिया और संविधान लिखकर हम सभी को के संवैधानिक अधिकार उसमें सुरक्षित किए। अब ये नहीं पता कि हम सब लोग अपने संवैधानिक अधिकारों को कहां तक बचा पाएंगे। शाहूजी महाराज 2 जुलाई 1894 में कोल्हापुर के राजा बने थे। राजा बनते ही उन्होंने राज्य और समाज पर ब्राह्मणों के वर्चस्व को तोड़ने की शुरुआत कर दी। 26 जुलाई 1902 को भारतीय इतिहास में उन्होंने वह काम कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। शाहूजी महाराज ने चित्त पावन ब्राह्मणों के प्रबल विरोध के मध्य 26 जुलाई 1902 को अपने राज्य कोल्हापुर की शिक्षा तथा सरकारी नौकरियों में दलित पिछड़ों के लिए 50% आरक्षण लागू किया। यह आधुनिक भारत में जाति के आधार पर मिला पहला आरक्षण था। इस कारण शाहूजी महाराज आधुनिक आरक्षण के जनक कहलाए। तो यहां पर मुझे लगता है कि इसको जाति के आधार पर मिलने वाला आरक्षण न कहकर वर्गीय आरक्षण या समुदाय के आधार पर मिलने वाला आरक्षण यदि लिखा जाता तो ज्यादा एप्रोप्रिएट वर्ड होता, क्योंकि विशुद्ध रूप से जातिगत आरक्षण हाल फिलहाल ही लागू हुआ है 10% ब्राह्मण आरक्षण के तौर पर। उससे पहले जितने भी आरक्षण रहे, चाहे 1902 का शाहूजी महाराज द्वारा दिया गया 50% आरक्षण भी ये दलित और पिछड़े वर्गों के लिए दिया गया आरक्षण यहां पर लिखा गया है, तो इसको जातिगत आरक्षण कहना मेरे हिसाब से इनअप्रोप्रिएट है। परवर्ती काल में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने शाहूजी द्वारा लागू किए गए आरक्षण का ही विस्तार भारतीय संविधान में किया। तो थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे
संविधान लिखते वक्त डॉक्टर अंबेडकर के जहन में शाहू जी महाराज जरूर रहे होंगे। उनके द्वारा किए गए सामाजिक न्याय और समानता के कार्य जरूर ध्यान में रहे होंगे डॉक्टर अंबेडकर के। आगे भी ऐसी बहुत सी बातें जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। संविधान में दलितों के लिए आरक्षण तो लागू हो गया, लेकिन ओबीसी जातियों के लिए आरक्षण भविष्य पर छोड़ दिया गया, जबकि शाहू जी ने अपने राज्य में पिछड़ों और दलितों दोनों के लिए आरक्षण लागू किया था। भारत में पिछड़े और ओबीसी जातियों को आरक्षण आजादी के करीब 45 वर्षों बाद 16 नवंबर 1992 को मिला, यानी शाहू जी महाराज द्वारा आरक्षण लागू करने के 90 वर्ष बाद। और ये काल जो था, मेरी आंखों से मैंने देखा है इस काल को, किस तरह मारकाट हुई थी जब मंडल आयोग लागू किया गया था ओबीसी वर्ग के लिए। आप में से बहुत लोग इसके चश्मदीद गवाह रहे होंगे। और आरक्षण का विरोध, ओबीसी आरक्षण का विरोध करने के लिए एक छात्र राजीव गोस्वामी ने अपने शरीर तक में आग लगा ली थी, यदि आपको याद हो ये सारा इंसिडेंस। 1894 में जब शाहू जी महाराज राजा बने थे, उस समय कोल्हापुर राज्य के अधिकांश पदों पर चित्त पावन ब्राह्मणों का कब्जा था। और किस हद तक कब्जा था, ये तो सिर्फ एक राज्य के आंकड़े हैं जो यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। सोचिए पूरे भारत में क्या हालत रही होगी। सन 1894 में जब शाहू जी महाराज ने राज्य की बागडोर संभाली थी, उस समय कोल्हापुर के सामान्य प्रशासन में कुल 71 पदों में से 60 पर ब्राह्मण अधिकारी नियुक्त थे। इसी प्रकार लिपिक के 500 पदों में से मात्र 10 पर गैर ब्राह्मण थे। दलित पिछड़े तो छोड़ ही दीजिए, गैर ब्राह्मण भी सिर्फ मात्र 10 पदों पर थे। शाहू जी महाराज द्वारा पिछड़ी जातियों को 50% आरक्षण उपलब्ध कराने के कारण 1912 में 95 पदों में से ब्राह्मण अधिकारियों की संख्या अब 35 रह गई थी। शाहू जी महाराज फूले की गुलामगिरी में व्यक्त किए गए इन विचारों से पूर्णतः सहमत थे कि विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र टूटे, इतने अनर्थ एक अविद्या के लिए, अविद्या ने किए। शाहू जी महाराज ने दलित पिछड़ी जातियों के बीच व्याप्त अविद्या के नाश का बीड़ा उठाया। भारत के इतिहास में वे पहले राजा थे जिन्होंने 25 जुलाई 1917 को प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बना दिया। इससे पहले 1912 में ही उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया था। स्त्री शिक्षा के फूले दंपत्ति के सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने लड़कियों के लिए शिक्षा पर विशेष जोर दिया। 500 से 1000 तक की जनसंख्या वाले प्रत्येक गांव में स्कूल खोला गया। उन्होंने 1920 में निःशुल्क छात्रावास खुलवाया। इस छात्रावास का नाम प्रिंस शिवाजी मराठा फ्री बोर्डिंग हाउस रखा गया था। हम सभी इस तथ्य से परिचित हैं कि पेशवाओं के ब्राह्मणवादी शासन की स्थापना के बाद महाराष्ट्र के धार्मिक जीवन के साथ साथ राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन पर भी ब्राह्मणों का वर्चस्व और नियंत्रण कायम हो गया था। इस वर्चस्व और नियंत्रण को तोड़ने के लिए 50% आरक्षण, निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के साथ ही शाहू जी ने धार्मिक प्रभुत्व को भी तोड़ने का निर्णय लिया। 9 जुलाई 1917 को उन्होंने ये आदेश जारी किया कि कोल्हापुर राज्य के समस्त देवस्थलों की आय और संपत्ति पर राज्य का नियंत्रण होगा। इसके साथ ही उन्होंने मराठा विदिन ब्रैकेट पिछड़ी जाति के पुजारियों की नियुक्ति का भी आदेश जारी किया। 1920 में उन्होंने पूजा और पुरोहितों के प्रशिक्षण के लिए विद्यालय खुलवाया। डॉक्टर अंबेडकर के हिंदू कोड बिल से तो हम सभी परिचित हैं, लेकिन 11 नवंबर 1920 को ही शाहू जी महाराज ने भी एक हिंदू कोड बिल पास किया था। यह शायद ही किसी को पता हो। क्या था ये सुनिए। इस बिल के माध्यम से उन्होंने संपत्ति के उत्तराधिकार के संदर्भ में मिताक्षरा न्याय सिद्धांत को समाप्त कर दिया। मिताक्षरा याज्ञवल्क्य स्मृति पर विज्ञानेश्वर की टीका है। क्या है ये टीका, ये सुनिए। इसकी मूल बात यह है कि स्त्री को संपत्ति उत्तराधिकार में नहीं मिल सकती। इस पर तरह तरह की शर्तें और प्रतिबंध लगाए गए हैं। उन्होंने गांव में पुरोहितों और पुजारियों की प्रणाली को ही समाप्त कर दिया। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगती है वो ये कि पूजा और पुरोहितों के लिए उन्होंने प्रशिक्षण के विद्यालय खुलवाए।
तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी कि जाति का विनाश में भी डॉक्टर अंबेडकर ने इस तरह के प्रशिक्षण की बात रखी है कि जिस तरीके से जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, उसी तरीके से पुजारी वर्ग को भी बाकायदा प्रशिक्षण के साथ ही उनको रिक्रूट किया जाए और उनको एक सैलरी दी जाए। मुझे उम्मीद है आप लोग भूले नहीं होंगे। तो डॉक्टर अंबेडकर के वो सारे विचार जो है वो शाहू महाराज द्वारा ही आगे बढ़ाए गए। अछूतों विद इन ब्रैकेट दलितों को समाज में बराबरी का हक दिलाने और उनकी स्थिति में सुधार के लिए शाहू जी ने अन्य विशेष कदम भी उठाए। 1919 से पहले अछूत कहे जाने वाले समाज के किसी भी सदस्य का इलाज किसी अस्पताल में नहीं हो सकता था। 1919 में शाहू जी ने आदेश जारी किया जिसके अनुसार अछूत समाज का कोई भी व्यक्ति अस्पताल आकर सम्मान पूर्वक इलाज करा सकता है। इसके अलावा उन्होंने 1919 में ही आदेश भी जारी किया कि प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल और कॉलेजों में जाति के आधार पर छात्रों के साथ भेदभाव न किया जाए। उन्होंने दलितों को नौकरियों में जगह देने के साथ ही इस बात का आदेश भी दिया कि सरकारी विभागों में कार्य कर रहे दलित जाति के कर्मचारियों के साथ समानता और शालीनता का बर्ताव किया जाए। किसी प्रकार का छुआछूत नहीं होना चाहिए। जो अधिकारी इस आदेश का पालन न करने के इच्छुक हों वे 9 महीने के भीतर ही त्याग पत्र दे दें। तो काफी कड़े फैसले उन्होंने लिए सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए। तो ये सारी बात मैं हमेशा ही कहती हूं, माइंडसेट या नियत की होती है। यदि आपकी नियत में है तो आप लागू करवा सकते हैं, नहीं है तो ये कभी भी लागू नहीं होंगे। दलितों की दशा में बदलाव लाने के लिए उन्होंने 2 ऐसी विशेष प्रथाओं का अंत किया जो युगांतकारी साबित हुई। पहला 1917 में उन्होंने उस बलूतदारी प्रथा का अंत किया जिसके तहत एक अछूत को थोड़ी सी जमीन देकर बदले में उससे और उसके परिवार से पूरे गांव के लिए मुफ्त सेवाएं ली जाती थी। इसी तरह 1918 में उन्होंने कानून बनाकर राज्य की एक और पुरानी प्रथा वतनदारी का अंत कर दिया तथा भूमि सुधार लागू पर महारों को भूस्वामी बनाने का हक दिलाया। इस आदेश से महारों की आर्थिक गुलामी काफी हद तक दूर हो गई। दलित हितैषी कोल्हापुर नरेश ने 1920 में मनमाड़ में दलितों की विशाल सभा में सगर्व घोषित करते हुए कहा था। तो इस बात का जिक्र जो है इसके ऊपर पूरा सेपरेट वीडियो रतन जी ने अंबेडकर नामा पर बनाया था। प्लेलिस्ट में आप उसे खोज सकते हैं। थोड़ी खोजबीन तो आप भी कीजिए। और घोषणा करते हुए शाहू महाराज ने क्या बोला, अब ये सुनिए। मुझे लगता है अंबेडकर के रूप में तुम्हें तुम्हारा मुक्तिदाता मिल गया है। मुझे उम्मीद है वो तुम्हारी गुलामी की बेड़ियां काट डालेंगे। मनमाड़ में व्यक्तिगत तौर पर गई हूं किसी कार्यक्रम में शामिल होने काफी साल पहले, लेकिन उस वक्त मैं मनमाड़ कितना महत्वपूर्ण स्टेशन होगा ये नहीं जानती थी। वहां से किस तरीके से सामाजिक न्याय के लिए शाहू महाराज ने भाषण दिया होगा, मैं इन सब चीजों से अनजान थी उस समय। छोटी सी शहर भी नहीं कह सकते, मुझे तो कस्बे की तरह ही लगा दिल्ली के मुकाबले। आगे सुनिए। उन्होंने दलितों के मुक्तिदाता की महज जुबानी प्रशंसा नहीं की बल्कि उनकी अधूरी पड़ी विदेशी शिक्षा पूरी करने तथा दलित मुक्ति के लिए राजनीति को हथियार बनाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किया। पिछड़ों, दलितों और महिलाओं को न्याय और समानता का हक दिलाने के लिए शाहू महाराज को महाराष्ट्र के चित्त पावन ब्राह्मणों के कोप और क्रोध का भी शिकार होना पड़ा। उन्हें विभिन्न तरीकों से अपमानित करने की कोशिश की गई। शाहू के प्रति साधारण ब्राह्मणों की घृणा के कारणों को समझा जा सकता है। जिस व्यक्ति ने उनके सभी प्रकार के वर्चस्व को तोड़ दिया उससे उनकी घृणा करना लाजमी था। दुखद बात यह है कि बाल गंगाधर तिलक और डांगे विद इन ब्रैकेट वामपंथी जैसे व्यक्तियों ने भी उनके प्रति क्रोध और घृणा व्यक्त की है। तिलक के साथ तो शाहू महाराज का निरंतर संघर्ष चलता रहा। संभवतः इसके बाद ही जो है गणेश उत्सव और सरस्वती वंदना बहुत जोर शोर से मनाई जाने लगी। ऐसा भी मैंने किसी टेक्स्ट में पढ़ा था। संदर्भ में ढूंढूंगी और आपके सामने इस संदर्भ को मैं सही तरीके से जरूर प्रस्तुत करूंगी,
क्योंकि अंबेडकर नामा सिर्फ ऑथेंटिक जानकारी के लिए जाना जाता है, कुछ भी मनगढ़ंत किस्से कहानी के लिए नहीं जाना जाता। इसीलिए इसके ऊपर पूरी विस्तार से खोजबीन करके इस बात को मैं आपके सामने रखूंगी जो मैंने कह दी है गणेश उत्सव और सरस्वती वंदना को लेकर। पिछड़ों और दलितों के मुक्तिदाता राजा शाहूजी महाराज का जन्म कुणबी उत्तर भारत में यही कुर्मी कहलाते हैं जाति में 26 जून 1874 को हुआ था। 20 वर्ष की उम्र में वे 1894 कोल्हापुर राज्य के राजा बने, महज 20 वर्षों में। और सोचिए, सोच कितनी शानदार रही होगी शाहूजी महाराज की कि उन्होंने ऐसे वर्चस्व को तोड़ दिया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। कोल्हापुर राजमहल में जन्मे शाहू जी छत्रपति शिवाजी के पौत्र तथा आप्पा साहब घाटगे कागलकर के पुत्र थे। उनके बचपन का नाम यशवंत राव था। ये पढ़कर मुझे लगता है कि जरूर बाबा साहब अंबेडकर ने शाहूजी महाराज की याद में ही अपने बेटे का नाम यशवंत रखा होगा, ऐसा मेरा मानना है। 3 वर्ष की उम्र में अपनी माता को खोने वाले यशवंत राव को 17 मार्च 1884 को कोल्हापुर की रानी आनंदीबाई ने गोद लिया तथा उन्हें छत्रपति की उपाधि से नवाजा गया। बाद में 2 जुलाई 1894 को उन्होंने कोल्हापुर का शासन अपने हाथों में लिया और 28 साल तक शासन किया। 19 से 21 अप्रैल 1919 को कानपुर में आयोजित अखिल भारतीय कुर्मी महासभा के 13वें राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्हें राजर्षि के खिताब से नवाजा गया। जून 1902 में उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से LL.D की मानक उपाधि प्राप्त हुई, जिसे पाने वाले वे पहले भारतीय थे। कितने ये सोचिए कि ब्राह्मण अपने आप को सर्वे सर्वा कहते हैं ज्ञान के मामले में, लेकिन कभी भी कोई ब्राह्मण कभी किसी अच्छे विश्वविद्यालय से पहली बार मतलब पढ़कर नहीं निकला। इतने बड़े बड़े विद्यालयों में पाने वाले सबसे जो पहले भारतीय रहे हैं वे SC और OBC वर्ग से ही आए हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें GCSI, GCVO, MRES की उपाधियां भी मिली। पिछड़े दलितों के अपने इस राजा का शासनकाल सिर्फ 28 वर्ष ही रहा। मात्र 48 वर्ष की उम्र में 6 मई 1922 को उनका देहांत हो गया, लेकिन जो मशाल उन्होंने फूले से प्रेरणा लेकर जलाई थी उसकी रोशनी आज भी कायम है, बिल्कुल है संविधान के रूप में। डॉक्टर अंबेडकर के जहन में कितने गहरे तक बसे होंगे शाहूजी महाराज, इसका अंदाजा संविधान पढ़कर और शाहूजी महाराज के इस संक्षिप्त जीवन परिचय को पढ़कर मिलता है। इसी के साथ आज का यह एपिसोड तो समाप्त होता है, लेकिन अंबेडकर नामा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इन ज्ञानवर्धक वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में अंबेडकर नामा का सहयोग करें। जितना लोग जानेंगे उतना ही लोग शिक्षित होंगे। अगला एपिसोड हम बनाएंगे संत गाडगे जी के ऊपर। तो अगले एपिसोड तक मुझे आज्ञा दीजिए और अंबेडकर नामा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।